नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज हमारी क्लास होगी हिंदी पेडागोजी सीटेट 2020 की। तो ऑल स्टेट टेट के लिए भी ये यूज़फुल है और सभी स्टेट टेट के लिए, जितने भी आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। तो इसमें 30 में अगर 30 लाना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। मैं आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करने की 100% गारंटी देता हूं, इसलिए क्योंकि हम जो आपको लेक्चर वीडियो करवा रहे हैं वो 100% सीटेट में पिछले साल पूछे गए हैं, उस बेस पे है। और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेडागोजी सीटेट की, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो 100% इसी से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो मैं ट्रिक के साथ आपको पढ़ाऊँगा। ये पेडागोजी क्लास 1 है। चलिए देखते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। सीटेट, यूपी टेट, बी टेट, जो भी आप टेट दे रहे हैं, स्पेशल टेट आपके अपने स्टेट है, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से भी, वहाँ से भी आप सीटेट दे, वहाँ से भी आप अपने स्टेट टेट की जो वैकेंसीज आई हैं उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए मैंने सारी स्टेट के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं। तो नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पे व्हाट्सअप करना। या आपको 100% सफलता की गारंटी के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। क्यों नोट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स लेने के लिए। वैसे तो आपको बहुत सारी बुक मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन बुक की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी सी अलग होती है, आपको समझने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बेहतर नहीं हो पाती है। मैंने बहुत सारे बुक्स का निचोड़ लेके और सरल भाषा में जो अच्छी तरीके से आपको समझ आए इस तरीके से मैंने नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स लेने के लिए आपको 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगी और अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। और क्या कहते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो हमेशा हमारी चैनल पे आती है, उसको देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पाठ्यक्रम का निर्धारण सुनिश्चित हो जाने के उपरांत तो क्या होती है। तो ऑप्शन ए है, शिक्षकों के लिए बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन बी, शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करना सरल व सहज हो जाता है। ऑप्शन सी है, शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी, अभिभावकों को सरलता होती है पाठ को समझने में। अपना राइट आंसर लगाइए, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। पाठ्यक्रम निर्धारण करने में सुनिश्चित हो जाने के उपरांत, पाठ्यक्रम जब निर्धारण हो जाती है, जब उसकी पूरी तरीके से तैयारी हो जाती है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए, शिक्षकों के लिए बहुत ही विकट समस्या हो जाती है। जब पाठ्यक्रम निर्धारण होने के बाद शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न कभी नहीं होती, क्योंकि वो सरल और सुगम हो जाती है, क्योंकि एक निर्णय हो जाती है कि आपको इस तरीके से इस लाइन या इस आधार पे आपको शिक्षण अधिगम को जारी करना है। तो समस्या उत्पन्न तो होगी नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करना सरल व सहज हो जाती है। पाठ्यक्रम निर्धारण होने से शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं हो सकती है। मूल्यांकन तभी हो सकती है जब आप स्टूडेंट को यानी विद्यार्थी को पढ़ा चुके हैं, उसका मूल्यांकन क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षण पाठ्यक्रम की सवाल पूछा गया, सवाल यहाँ पाठ्यक्रम में किसी आधार पर ये मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन सी है, शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। सिंपल है, इसका ये राइट आंसर इसका होगा। पाठ्यक्रम निर्धारण हो जाने से क्या होती है, शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाती है, सही ढंग से आप उसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी एक देख लेते हैं, अभिभावकों को सरलता होती है पाठ को समझने में। नहीं, यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही थी, अभिभावक की कोई बात हो रही है। अभिभावक का मतलब होता है जो भी आपको शिक्षक जिस प्रक्रिया से पढ़ाया जाता है उस आधार पे आप समझते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक पर फोकस किया गया। शिक्षक को क्या सहायता मिलती है, तो व्यवस्थित प्रक्रिया हो जाती है। तो अच्छी तरीके से आप समझ लिया।
टैग वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। टैग वर्ड नहीं समझ आई होंगी तो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी टैग वर्ड के लिए। हिंदी टैग वर्ड टाइप करेंगे आप, ऑब्लिक में स्कूल टीचर एकेडमी टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। उच्च स्तरीय कक्षा में यदि एक भाषा शिक्षक द्वारा अच्छा अध्यापक करवाया गया है। उच्च स्तरीय कक्षा में यदि आप एक भाषा शिक्षक द्वारा अच्छा अध्ययन करवाया गया हो तो परिणाम स्वरूप विद्यार्थी को अंक आएंगे। तो अंक क्या आएंगे? ऑप्शन ए अधिकतम होंगे, ऑप्शन बी न्यूनतम होंगे, ऑप्शन सी कम होंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर लगाइए, क्या है इसका राइट आंसर? तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छी तरीके से देख लेते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा में यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, एक भाषा शिक्षक द्वारा अच्छा अध्ययन करवाया जाए, मतलब प्रॉपर हर शिक्षक हर लैंग्वेज के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से टीचर की नियुक्ति हो जाती है और हर टीचर एक अलग चीज़ों में निपुण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर लेके जाएं मैथ पढ़ा देते हैं, आपको हिंदी पढ़ा दें, आपको पर्यावरण पढ़ा देंगे, आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल शिक्षक इस टीचिंग के लिए एक भाषा शिक्षक द्वारा अच्छा अध्ययन करवाया जाता है, तो परिणाम क्या आएगा? सिंपल सा बात है, उसके क्या अंक होंगे? अधिकतम होंगे, न्यूनतम होंगे, कम होंगे, उपरोक्त सभी। सबसे पहली बात तो कम नहीं होंगे, क्योंकि भाषा शिक्षक द्वारा अगर आप एक हिंदी की शिक्षण करवा रहे हैं और भाषा शिक्षक उसके टीचर जो अलग से उसके लिए हायर कर चुके होंगे तो वो भाषा शिक्षक ही पढ़ाएंगे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ हर वो टॉपिक को हर वो चीज़ को वो डील करके पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट के नंबर कम नहीं होने वाले हैं। न्यूनतम अंक ये भी नहीं होंगे, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसका मतलब राइट आंसर है अधिक होंगे। तो इसको एक बार समझते हैं, इसको एक बार समझते हैं। एक भाषा शिक्षक द्वारा हायर एजुकेशन में भाषा शिक्षक द्वारा अध्यापन करवाया जाए तो परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के अंक जाहिर सी बात है अधिक होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी रमेश ने स्वाध्याय की रुचि जागृत करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यही सवाल पूछा गया। ऑप्शन ए स्वाध्याय को लेकर उसे भाषण देंगे, ऑप्शन बी उसे कठिन से कठिन दंड देंगे, ऑप्शन सी उसे अपने अभिभावक को विद्यालय में आने को कहेंगे, ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हो इसके लिए पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे। अपना राइट आंसर लगाइए, आपका राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी रमेश में स्वाध्याय मतलब इंटरनल जो एजुकेशन होती है, इंटरनल जो मनोवृत्ति होती है उसकी रुचि जागृत करने के लिए, इंटरनल जो होती है उसकी स्वाध्याय का मतलब होता है इंटरनल। शिक्षक के लिए क्या रूप कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्वाध्याय को लेकर उसे भाषण ये नेगेटिव टैग वर्ड ये बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाषण से विद्यार्थी कभी नहीं सीखने वाले। भाषण जनता को सुनाई जाती है, वो नेता का काम है, ना कि स्टूडेंट का, ना ही टीचर का। तो चलिए ऑप्शन बी कठिन दंड देंगे। दंड आप स्टूडेंट को कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आप बच्चे को प्रेरित दंड से कभी नहीं कर सकते, दोनों ही गलत। उसे अच्छे अभिभावक को विद्यालय में आने कहेंगे। अब अभिभावक का मतलब उसके माता पिता, स्टूडेंट के माता पिता विद्यालय में आने से क्या हो जाएंगे? उसके स्वाध्याय इंटरनेट जागृति विकसित हो जाएगी? नहीं है। इसका मतलब आप अभिभावक को विद्यालय में आने कहेंगे और उसे कंप्लेन करेंगे और वो उसे दंड देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। सभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय में प्रति रुचि जागृत करेंगे, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करें। यहाँ पे आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है, रुचि जागृत करना, उसके व्यवहार में परिवर्तन आना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड देखने के लिए हिंदी टैग वर्ड आप टाइप करेंगे, / देखें, स्कूल टीचर एकेडमी जाएंगे, टाइप करके देखेंगे, आपका वीडियो आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल के प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। अगर वो आपने देख लिया, टैग वर्ड आपने अच्छी तरीके से समझ गया, समझने वाली बात है। कुछ 10 पॉइंट होंगे, उनमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे और पॉजिटिव अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी।
अगर वो आपको आ गया है, बिना आंसर अच्छी तरीके से देखे, बिना कोई सवाल एक बार पढ़ लेंगे और अच्छी तरीके से आपको टैग वर्कशीट पर कोई कोई पॉइंट देख के, जैसे कि भाषण देना गलत है, दंड देना, किसी बच्चे को हम कभी दंड नहीं दे सकते, अभिभावक को विद्यालय क्यों बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे की जागृत विकसित करना, स्वधैर्य जागृत की विकसित करना है। तो इस तरीके से टैग वर्क देख के आप समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी स्वधायी रुचि जागृत करना, ठीक है। तो ये भाषण नहीं देंगे, ये गलत है। कठिन दंड नहीं देंगे, ये गलत है। माता पिता को विद्यालय नहीं आने को कहेंगे, ये भी गलत है। इसका मतलब ये सही है। सभी विद्यार्थियों को स्वाध्याय का जागृति प्रगति कर प्रति रुचि जागृत हो, उसके लिए पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे। तो ये होगी अलग बात। यहाँ पे आपको टैग वर्ड मिलती है, प्रति रुचि जागृत करना, बस ये आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है, बस हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन अभिक्रमिक के लाभ हैं। ठीक है, क्या लाभ है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखता है। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम की पुनर्रचना में कोई भी सहायता नहीं मिलती। ऑप्शन सी है इसका, यहाँ पे छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं होते। ऑप्शन डी है उपयुक्त डी। तो अपना राइट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। हिंदी शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन अभिक्रमिक क्या लाभ क्या है? अनुदेशन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, तो उसके क्रमिक लाभ भी क्या होते हैं, लाभ पूछे हैं। तो ऑप्शन ए, छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखता है। तो क्या आपको लगता है ये आपका राइट आंसर होगा? हाँ, ये राइट आंसर होगा। छात्र अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के अनुसार सीखता है। पाठ्यक्रम की पूर्ण रचना में कोई सहायता नहीं मिलती, नहीं, गलत बात है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम की पुनर्रचना मतलब दोबारा इसमें संशोधन की जाती है, तो उसमें विद्यार्थी को अधिक लाभ मिलते हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, अगर होती लिखता तो ये नेगेटिव है, जहाँ नहीं हो गया वो गलत हो गया। उपरोक्त सभी मतलब ये गलत, तो उपरोक्त सभी भी 100% गलत होगा। सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी टॉपिक है, आपको मैंने कहा ना, मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ टैग वर्ड समझ लेना है, कौन से वर्ड अच्छी है, कौन से वर्ड जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरीके से आप समझ लेंगे। जो भी दिक्कत आई होंगी, आती हैं आपको समझने में, जो नए नए हैं उसको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, जो पुराने हैं उसको कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आने वाली। आपने कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर क्या हुआ, आउट ऑफ 15 आउट ऑफ कितना हुआ, 15 में आप कितने नंबर कितने सॉल्व कर पाए। अगर आप 10+ जा रहे हैं तो आपको गुड मार्क्स है, अगर 12+ जा रहे हैं तो बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। लेक्चर वीडियो देखने के लिए आप 100% लेक्चर वीडियो देखिए। लेक्चर वीडियो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लेक्चर वीडियो अगर आप छोड़ दिए तो फिर दिक्कत होंगी। चैनल के साथ बने रहें, आपको फ्री में हर वो चीज़ कराई जाती है। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना कि सर एग्ज़ाम नहीं निकलती, बहुत सारों से मैंने ट्राई किया नहीं निकलती। डोंट वरी, आसानी से अभी आप क्वेश्चन करके देखो ये वाला, और अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको आसान लगा या थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं इसे और ट्रिक के साथ बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका है, तो अपनी राय जल्दी ज़रूर बताएं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी तकनीक है जिसमें छोटे छोटे पदों में विषय वस्तु को विकसित किया जाता है? कौन सा पद है छोटे छोटे पद में विषय वस्तु को विकसित किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अभिक्रमिक अनुदेशन। ऑप्शन बी, सृजनात्मक चिंतन। ऑप्शन सी, प्रेरणात्मक चिंतन। ऑप्शन डी, पुनर्रचना पाठ्यक्रम। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। वह कौन सी तकनीक है जिसमें छोटे छोटे पद विषय वस्तु मतलब छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे होते हैं पद, उसके बारे में विकसित किया जा सकता है? अभिक्रमिक अनुदेशन। इसका राइट आंसर है अभिक्रमिक अनुदेशन। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा था। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक भाषा शिक्षण में भावों के आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन है क्या? ऑप्शन ए, भाव या वाणी। ऑप्शन बी, मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन सी, अनुभूतियाँ। ऑप्शन डी, मनोवेग। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा शिक्षा में भावों के आदान प्रदान, अपनी फीलिंग का जो आदान प्रदान एकमात्र साधन क्या है? भाव या वाणी, मतलब अपनी ज़बान से आप बोल के अपनी कुछ बता सकते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है। तो आप यहाँ मौखिक नहीं बता सकते, आप अचानक नहीं बता सकते, अनुभूति उसे फीलिंग नहीं कर सकते, मनोवेग मतलब मन से नहीं करा सकते। तो ये तीनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन के उद्देश्य हैं। भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा क्रमबद्धता बनाए रखना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा व्याकरण सहित भाषा का उचित प्रयोग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में मौखिक भाव प्रकाशन के उद्देश्य हैं। मौखिक है यहाँ पे, यहाँ लिखित की बात नहीं है। मौखिक मतलब वो होता है, लिखित मतलब होता है जो आप लिख के देते हैं। मौखिक मतलब जो सिर्फ आप बोलते हैं उसी आधार पर। भाव प्रकाशन के क्या उद्देश्य हैं? विद्यार्थियों द्वारा मुहावरे भाषा का प्रयोग करना, विद्यार्थियों मुहावरे भाषा के प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। विद्यार्थियों द्वारा क्रमबद्धता बनाए रखना, हाँ लाइन टू लाइन इसमें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा व्याकरण सहित भाषा को उच्चारित उपयोग कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक ए सही, बी सही, सी सही। अगर यहाँ पे एक से अधिक सही तो उपयुक्त डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्रवण कौशल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए अर्थ, सुनकर अर्थ समझने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन बी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में मनोभाव की निपुणता का विकास करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में मौलिकता की भावना का विकास करना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार फिर देख लेते हैं। श्रवण कौशल से संबंधित कौन सा कथन असत्य, यहाँ नेगेटिव है? तो नेगेटिव है तो यहाँ पे 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव के में इस तरीके से ये नेगेटिव के ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। श्रवण कौशल की बात हो रही है। सबसे पहले आप डिटेल में क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझेंगे तो अच्छी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आराम से बन जाएंगे। कभी ऐसा इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, स्पेशल सीटेट वगैरह सब में। हालांकि सीटेट में थोड़ी क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, लेकिन अपने स्टेट टेट में उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलती करते हैं क्वेश्चन को लाइन टू लाइन अच्छी तरीके से स्पीड में पढ़ लेते हैं जो हमें समझ नहीं आती, और हम उसे अगर जब क्वेश्चन समझ नहीं है तो उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर है श्रवण कौशल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपको मैंने कहा नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। सुनकर अर्थ समझने की योग्यता का विकास करना, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि श्रवण कौशल मतलब जो हम सुनते हैं तो उसका संबंधित कौन सा कथन है? ये सुनने वाले योग्यता का विकास करते हैं श्रवण में, ठीक है। मुहावरे भाषा का प्रयोग करते हैं, ये नहीं करती। क्यों नहीं करते? यहाँ पे श्रवण कौशल की बात हो रही है। श्रवण मतलब सुनने में हम भाषा का प्रयोग करेंगे तो जब स्टूडेंट सुनेगा ही नहीं तो हम श्रवण कौशल मतलब बोल के क्या क्या फ़ायदा होगा? वो सुनेगा ही नहीं तो हमको कोई ये तो होंगे नहीं। तो ऑप्शन सी देख लेते, विद्यार्थियों के मनोभाव की निपुणता का विकास होगा, ये होगा। क्योंकि श्रवण कौशल में सुनने के बाद विद्यार्थियों में मन की भावना का निपुणता का विकास होगा, इसी पीछे हमने पढ़ा। ऑप्शन डी विद्यार्थियों में मौलिकता की भावना आएगी, जब हम सुनेंगे तभी तो विद्यार्थी में मौलिकता की भावना आएगी, एकता की भावना आएंगी। तो इस हिसाब से मैंने कहा 3 क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ पे जो गलत होते हैं वही सही होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ये नेगेटिव टाइप का आंसर है, तो इसका आंसर ये बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 45 है। देखो और कहो पर विधि का उपयोग है। तो क्या उपयोग? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का उपयोग करके भाषा का अनुकरण किया जाता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का बिना अटके अभिव्यक्त करवाना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से अपनी बात रखने में असमर्थ बनाना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को देखकर कहने में समर्थ बनाना। तो अपना राइट आंसर लगाइए।
तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो और कहो, क्वेश्चन में पहले आप समझ गए होंगे परविधि का उपयोग क्या होता है। देखो, विद्यार्थियों के दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का उपयोग करके भाषा का अनुकरण किया जाता है। परविधि क्या है? देखो सबसे पहले आता है देखो और कहो। देखने का मतलब दृश्य आ गया, कहो मतलब अगर आप कहते हैं किसी को तो वो सुनता है। अगर आप कोई किसी को कहेंगे, आप टीचर हैं तो आप विद्यार्थी को कहेंगे तो विद्यार्थी इसको सुनेगा। तो देखो मतलब दृश्य, सुनो मतलब श्रवण, दोनों इंद्रियों का उपयोग क्या रहता है? अनुकरण द्वारा। दोनों इंद्रियों के अनुकरण द्वारा भाषा सिखाया जाता है। यहाँ पे दो टैग वर्ड आपके बेहतर हैं, आपके दो टैग वर्ड मिल रहे हैं। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। यहाँ पे देखो का मतलब होता है दृश्य और कहो का मतलब होता है श्रवण। तो इसका मतलब राइट आंसर पहला है, विद्यार्थियों का बिना अटके अभिव्यक्ति। देखो और सुनो में बिना अटके होंगे नहीं। विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप से अपनी बात रखने का असमर्थ बनाना। असमर्थ है बिल्कुल, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं होंगे। विद्यार्थियों को देखकर कहने में असमर्थ, असमर्थ मतलब ये नेगेटिव है। बिना अटके अभिव्यक्ति करना, बिना बिना मतलब नेगेटिव टैग वर्ड का है। इस हिसाब से ये तीनों गलत है, ऑप्शन एक सही है। तो यहाँ पे कहा जाता है देखो और सुनो। देखो का मतलब है दृश्य और सुनो का मतलब श्रवण। अगर आप कुछ किसी को कहते तो अगला स्टूडेंट आपके सुन रहे हैं। तो यहाँ पे अनुकरण, दूसरा टैग वर्ड है अनुकरण, तो आपका राइट आंसर होगा ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में श्रवण का भाषण कौशल में क्या है? तो देख रहे थे ऑप्शन शिक्षक कहते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थी मात्र अभिव्यक्तित करते हैं। ऑप्शन सी शिक्षक डांटते और विद्यार्थी शांत रहते। ऑप्शन सी प्रधानाचार्य अभिव्यक्त करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग अपना जवाब जल्दी बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार अच्छी तरीके से। भाषा शिक्षण में श्रवण व भाषण कौशल में क्या है? श्रवण और भाषण कौशल में क्या है? तो ऑप्शन ए शिक्षक कहते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। भाषा शिक्षण में श्रवण और भाषण मतलब शिक्षक देते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं? श्रवण मतलब सुनना, तो विद्यार्थी सुनते हैं। आपका राइट आंसर तो यहाँ हो गया, क्योंकि भाषण अगर शिक्षक भाषण दे रहे तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। श्रवण कर रहे हैं तो विद्यार्थी श्रवण तभी कर रहे हैं जब शिक्षक भाषण दे रहे हैं तो विद्यार्थी क्या कर सुनते मतलब श्रवण। सिंपल सी बात है, भाषण दे रहे मतलब शिक्षक कह रहे हैं कुछ। तो एक मात्र, यहाँ पे ए मात्र मतलब ये रॉन्ग है। डांटने का मतलब ये भी रॉन्ग है। प्रधानाचार्य अभिव्यक्त करते हैं तो शायद इसमें ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में अभ्यास विधि है क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के समस्त कौशल का विकास कराती है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के भावों की अवहेलना करती है। ऑप्शन सी शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण अध्ययन है। ऑप्शन डी साहित्य से जुड़ा अध्यापन है। इसका राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में अभ्यास विधि क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रही है, भाषा शिक्षण में बात कर रहे हैं। आप याद रखें, आप पर्यावरण नहीं हो रही यहाँ पे, CDP नहीं, चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मैथ की बात नहीं हो रही, आप भाषा शिक्षण की बात रही है। अभ्यास विधि क्या है? तो विद्यार्थियों के समस्त कौशल का विकास होना। अभ्यास विधि है विद्यार्थियों के समस्त कौशल का विकास होना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टैग वर्ड है समस्त कौशल, क्योंकि समस्त मतलब पूरा। जब भी आप अब बात आए कि संपूर्ण का, पूर्ण का, तो वो बेहतर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के भाव की अवहेलना, यह नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण, यहाँ पे अति, कम, ये तो सिंपल सीधा दिखता है कि वो गलत है। साहित्य से जुड़ा होना, साहित्य से जुड़ा अध्यापन है, ये हो सकते हैं, पर यहाँ पे सबसे बेस्ट बेहतर क्या है? विद्यार्थियों के समस्त कौशल। यहाँ पे आपको पॉजिटिव टैग वर्ड मिल रहे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो उच्च स्तरीय विद्यालय में एक विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब हायर एजुकेशन की बात हो रही है। आज हायर एजुकेशन में विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 सही होंगे और 1 गलत होंगे। तो ऑप्शन ए अनुकरण करके ही
करके सही ढंग से अभिव्यक्त करना। ऑप्शन बी कला द्वारा अपने भावों को श्यामपट्ट पर लिखना व पढ़ना। ऑप्शन सी शब्दों को जोड़कर तथा एक एक मिलाकर पढ़ना। ऑप्शन डी अध्ययन क्रमबद्ध तथा प्रवाह रूप से करना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में एक विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन, हायर एजुकेशन में विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन मूल्यांकन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुकरण करके ही सही ढंग से सिखाया जाता है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी, ये सही है। कला द्वारा अपने भावों को श्यामपट्ट पर लिखना व पढ़ना, ये भी सही है। शब्दों को जोड़ करता एक एक मिलाकर पढ़ना, ये तो हायर एजुकेशन में एक एक शब्दों को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक एक करके मिलाकर पढ़ना हायर एजुकेशन में कैसे हो सकती है? अध्यापन क्रमबद्ध तथा धारा प्रवाह होनी चाहिए, ये तो सही है। धारा प्रवाह और क्रमबद्ध अध्यापन होनी चाहिए, पर यह गलत है। तो मैंने आपको कहा जहाँ पर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो तो 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में सही जवाब कौन है? ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थी तपस्या और उसके साथियों को भाषा का अध्ययन करने में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तब आप एक भाषा शिक्षक के रूप में उन्हें क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए उनके समस्या को कहने का अवसर तथा तरीकों का अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन बी उनके अभिभावकों से सीखने को कहेंगे। ऑप्शन सी कक्षा से बाहर निकाल कर बिठा देंगे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार देते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में हायर एजुकेशन की बात मतलब अपर मिडिल स्कूल की बात हो रही थी, अपर प्राइमरी की बात हो रही है, सॉरी। विद्यार्थी तपस्या और उसके साथियों के भाषा का अध्ययन करने में सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तब आप एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करें? उनकी समस्या को कहने का अवसर देंगे। सिंपल सी बात है, जहाँ पर अवसर देने हो यहाँ पे सीधा हम लगा देंगे, ये सही हो सकता है। उनके अभिभावकों को सीखने को कहेंगे। क्यों कहेंगे उनके अभिभावकों को सीखने के लिए? कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये हम किसी भी अभ्यर्थी को नहीं कह सकते कक्षा से बाहर निकालने के लिए। अगर 1-2 गलत हो तो ये भी गलत होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप भाषा कक्षा का अध्यापन कार्य करवा रही हैं और तभी प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर यदि आप भाषा कक्षा का अध्यापन कार्य करवा रही हैं तभी प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या कहेंगे? तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तुरंत मिलने चली जाएंगी। ऑप्शन बी कक्षा को वहीं समाप्त कर देंगी। ऑप्शन सी कक्षा में अध्यापन कार्य को समाप्त करके जाएंगी। ऑप्शन सी प्रधानाचार्य को सूचित करेंगी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप भाषा कक्षा का अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो सभी प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? यदि आप क्लास में हैं और भाषा कक्षा का अध्ययन करवा रहे हैं तो प्रधानाचार्य आपको अगर बुला रहे हैं, आप सहायक टीचर हैं तो आपको हेड मास्टर आपको बुला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस दौरान? तुरंत मिलने चली जाएंगी? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। कक्षा को वहीं समाप्त कर दी, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। कक्षा में अध्यापन कार्य को समाप्त करके जाएंगी। हम तब वहाँ से जाएंगे जब हम अपनी पूरी कक्षा को समाप्त कर दें। क्यों? क्योंकि हम बीच में किसी भी कक्षा को नहीं छोड़ सकते। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। प्रधानाचार्य को क्या सूचित करेंगे आप? कुछ नहीं, क्योंकि आप कक्षा में हैं तो आपको बेहतर पता है। ये सहायक टीचर जो कक्षा में होंगे तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पे गप्पे तो नहीं मारने वाले बैठ के, तो वो पढ़ाने ही वाले हैं। अगर कक्षा चल रही होंगी तो अपना कक्षा समाप्त पूरा करके जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। यदि श्याम द्वारा आपसे कक्षा के बाहर रोज प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसके विषय में क्या सोचेंगे?
ऑप्शन ए वह मेहनती है, यह वह दिखाना चाहता है, ऑप्शन बी वह बहुत ही मंद बुद्धि की प्रवृत्ति का है, ऑप्शन सी कक्षा में वह कुछ भूल गया होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर अच्छी तरीके से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है यदि श्याम द्वारा आपसे कक्षा के बाहर रोज प्रश्न पूछते हैं, एक लड़का है श्याम, आपसे बाहर में हमेशा प्रश्न पूछते हैं, तो अब आप उसके विषय में क्या सोचेंगे? वह मेहनती है, यदि वह दिखाना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेहनती होगा तो आपसे नहीं पूछेगा। वह बहुत ही मंद बुद्धि की प्रवृत्ति का, ये भी नहीं पूछेंगे क्योंकि बाहर सवाल पूछता है, सवाल पूछने वाला मंद बुद्धि नहीं हो सकता है। वह कक्षा में वह कुछ भूल गया होगा, हाँ ये हो सकता है। अगर आप अपनी कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर कक्षा के बाहर आपसे श्याम यानी एक लड़का या एक लड़की कोई विद्यार्थी आपसे बाहर पूछ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? वह कक्षा में कुछ भूल गया हो इसीलिए आप वो पूछ रहे हैं। तो ये गलत, ये ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जो भी नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।